अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 1 स्टोइकोमेट्रिक क्लास 11 केमिस्ट्री और उसका टॉपिक नंबर 1.5 थ्योरेटिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड। तो क्या कहते हैं बेटा, थ्योरेटिकल यील्ड को उर्दू में कहते हैं नजरी हासिल, ठीक है, और प्रैक्टिकल यील्ड को कहते हैं असल हासिल। क्या कह रहा हूँ बेटा, असल हासिल। और परसेंटेज यील्ड इसको छोड़ दें अभी, ठीक है। तो परसेंटेज जिस तरीके से आपने मैट्रिक क्लास में मालूम किया था उसी तरीके से मालूम करते हैं। तो क्या है बेटा, आपको पता होना चाहिए परसेंटेज यील्ड मालूम करने के लिए, ठीक है। यील्ड का मतलब क्या होता है बेटा, हासिल, ठीक है, जो हमें हासिल हो रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज यील्ड हमें मालूम करना है तो वो उसके लिए इस्तेमाल होगा बेटा थ्योरेटिकल यील्ड और प्रैक्टिकल यील्ड हमारे पास इस्तेमाल होगा। जैसे आपने क्लास 9 मैट्रिक में अपना परसेंटेज कैलकुलेट किया था नंबर से, ठीक है। तो परसेंटेज यील्ड निकालना कोई मुश्किल काम नहीं। तो अभी आज थ्योरेटिकल यील्ड को समझते और प्रैक्टिकल यील्ड को समझते। जो थ्योरेटिकल यील्ड आपके पास होगा वो नजरी हासिल होगा, ठीक है। वो जो हासिल होगा आपके पास वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हासिल होगा, ठीक है। उसमें कोई साइड रिएक्शन नहीं होगा। जब केमिकल इक्वेशन हमारे पास होती है तो उसमें हम क्या बेटा, कोई हर किस्म के साइड रिएक्शंस को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक कि अगर रिएक्टेंट इतना है तो ज़रूरी है कि प्रोडक्ट इतना ही बन रहा है, कोई साइड रिएक्शन नहीं हो रहा, रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस करेंगे, क्या करेंगे बेटा, जब परफॉर्मेंस आप करेंगे, सोचिए आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या उसकी एस्टिमेशन कर रहे हैं या उसकी परसेंटेज एनालिसिस कर रहे हैं कि कितना परसेंट हमारे पास प्रोडक्ट मौजूद है या नहीं है, कोई सी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो उस क्या होगा बेटा, उसमें जो प्रैक्टिकल यील्ड होगा हमारे पास, जो हासिल होगा वो क्या होगा बेटा, हमारे पास कम आएगा, ठीक है। तो अगर सोचिए आपको एक प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, क्या बनाने बेटा, प्रोडक्ट। आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से अंदाज़ा लगा लिया कि अगर मैं इतने रिएक्टेंट लेता हूँ तो इतना प्रोडक्ट हासिल होगा, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो यही बोलती है, तो हासिल होगा। तो वो कहलाएगा बेटा आपके पास जो हासिल होगा वो कहलाएगा थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है। अब जब आप असल मैदान में आएंगे, ठीक है, आपको रिएक्टेंट दिया जाएगा। अब आप क्या है बेटा, काम शुरू करेंगे, ठीक है। जब आप काम शुरू करेंगे उतने ही रिएक्टेंट को लेते हुए अब जब आप प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करेंगे, जब प्रोडक्ट आपके पास हासिल होगी, प्रोडक्ट यील्ड होगी, तो वो क्या होगी बेटा, आपके पास प्रोडक्ट कम आएगी। क्या आएगी बेटा, प्रोडक्ट कम आएगी। तो वो जो यील्ड आपके पास आ रही है, वो जो प्रोडक्ट आपके पास हासिल हो रहा है, वो क्या कहलाएगा बेटा, प्रैक्टिकल यील्ड या एक्चुअल यील्ड, यानी कि असल हासिल है वो, ठीक है। थ्योरेटिकल के मुताबिक तो इतना हासिल होगा, ठीक है ना, लेकिन जो असल हासिल होगा वो क्या होगा बेटा, कम होगा। तो उसकी बहुत सारी वजूहत है, उनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले डेफिनेशन पढ़ने के बाद थ्योरेटिकल यील्ड और प्रैक्टिकल यील्ड। तो आ जाए, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। कुछ भी हो जाए, गलतियाँ, कुछ ना कुछ साइड रिएक्शन या कोई ना कोई वजूहत होंगी जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, प्रैक्टिकल यील्ड हमारे पास कम आएगा थ्योरेटिकल यील्ड से, ठीक है। तो 100% एफिशिएंसी किसी चीज़ की नहीं होती, ठीक है ना, 100% एफिशिएंसी किसी चीज़ की नहीं है, ठीक है। तो आज ये देखते हैं। तो पहले तो एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है, एग्जाम्पल को मैंने लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि आपको जब ये मैं बताऊंगा तो आपको साथ साथ सवाल भी समझा दूंगा ताकि पूरे मामला क्लियर हो जाए, ठीक है। तो लेकिन आज पहले सबसे पहले देखते हैं थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है। थ्योरेटिकल यील्ड नजरी हासिल, ठीक है, असल हासिल नहीं है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, क्या कह रहा है बेटा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained by a balanced chemical reaction by using its limiting reactant is known as theoretical yield। तो आप जानते हैं कोई प्रोडक्ट आपके पास हासिल होता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के मुताबिक ही होता है, ठीक है। तो अगर आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात नहीं समझ में आती तो आप लिमिटिंग रिएक्टेंट वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को इतना फोकस नहीं करें, बात फिर भी समझ में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में अगर आपको पता है तो दी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं क्या बेटा, थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो ज़रा एक क्वेश्चन देखें, सवाल लिया हम एग्जाम्पल में 1.17 द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इज गिवन एज। तो एक रिएक्शन दिया हुआ बेटा कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दरमियान, ठीक है। तो इसके नतीजे हमारे पास क्या बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, कैल्शियम क्लोराइड आ रहा है और वाटर आ रहा है, ठीक है। इस सवाल में हमें जो फोकस करवाया गया है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार मालूम करनी है, कितने मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूस हमारे पास तीन चीज़ हुई, लेकिन जो हमारा अभी मेन फोकस इस सवाल में होगा वो किस पे होगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें बेटा, ये 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, कितना है बेटा, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, और कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है या मोलर मास होता है वो होता है 100 ग्राम, ठीक है। तो 100 ग्राम अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं तो आपके पास 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास होता है वो आपके पास 44 होता है, ठीक है, 44 ग्राम इंटू मोल इनवर्स होता है। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करेगा 44 ग्राम
कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये मैंने कैसे बताया बेटा, इक्वेशन बैलेंस है। इक्वेशन क्या है बेटा, बैलेंस है। तो ये क्या है बेटा, थ्योरेटिकल यील्ड है। समझ में आ रही बात, क्या है बेटा, थ्योरेटिकल यील्ड। तो मैंने बता देंगे बेटा 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करेगा 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बताना मेरा क्या है बेटा, थ्योरेटिकल यील्ड है। क्लियर। तो आ जाए आगे देखते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग इट्स लिमिटिंग रिएक्टेंट इज नोन एज थ्योरेटिकल यील्ड। तो बेटा यहाँ पे इक्वेशन क्या है बेटा, बैलेंस है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, जो आगे बढ़ते हैं। तो थ्योरेटिकल यील्ड उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया। अब आपको एक्चुअल यील्ड बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक्चुअल यील्ड, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ फॉर्म। ठीक है, आपने परफॉर्मेंस किया, इक्वेशन देख ली, वो हो गया थ्योरेटिकल यील्ड। अब आप गए असल मैदान में परफॉर्मेंस करने के लिए। तो अब क्या आ रहा है बेटा, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ फॉर्म्ड इन एक्सपेरिमेंट। जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के बस बन रहा है असल तादाद में। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट में उसको क्या कहेंगे बेटा, प्रैक्टिकल यील्ड या एक्चुअल यील्ड, दोनों कह सकते हैं, प्रैक्टिकल यील्ड या एक्चुअल यील्ड। तो उम्मीद करते हैं आपको थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड का फ़र्क समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो चीज़ जैसी एक्सपेक्टेड होती है वैसे कभी नहीं होती। सोचे आप एक घर तामीर कर रहे हैं, आपने एक थ्योरेटिकली समझे, थ्योरेटिकली आपने एस्टिमेट कर लिया और आपने हिसाब लगा लिया भाई मुझे घर की तामीर में है वो 20 लाख का खर्चा आ रहा है। लेकिन जब काम में हाथ लगाते हैं तो खर्चे क्या हो जाते हैं बेटा, ज़्यादा हो जाते हैं और काम और बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप ऐसे समझ सकते हैं कि थ्योरेटिकल यील्ड क्या है बेटा, इतना प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा, लेकिन जब जैसे ही मैदान में जाते हैं परफॉर्मेंस करने के लिए तो वहाँ पे प्रोडक्ट हमारे पास कम आ रहा होता है। ठीक है, क्लियर है। इस मिसाल से तो अब समझ में आपको आ गई होगी बात। तो सवाल इफ़ ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, तो आपको दिया गया बेटा 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, 100 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, कितना कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कर रहा है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको मैदान में यानी आपको परफॉर्मेंस करना है, आपको दिया गया 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट और उसका रिएक्ट होगा एक्सिस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाफिर मिकदार में मौजूद है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम पड़ जाए। तो विद एक्सिस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो 14.52 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना। कितना बना, 14.52 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देख रहे हैं, देखिए 100 ग्राम में बन रहा है 44 ग्राम। तो बताइए 50 ग्राम में कितना बनना चाहिए, 50 ग्राम में इसका हाफ बनना चाहिए। इसको आपने हाफ किया तो ये भी हाफ होगा, 22 ग्राम बनना चाहिए। तो 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनना चाहिए, जो कि नहीं बना। ठीक है, जब प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस किया नहीं बना, क्यों नहीं बना वो एक अलग सी बात है। तो देखिए 50 ग्राम से बना 14.52 ग्राम। ठीक है, तो ये क्या है बेटा आपके पास, ये है थ्योरेटिकल यील्ड और ये है आपके पास एक्चुअल यील्ड या प्रैक्टिकल यील्ड। बात समझ में आ रही, होना चाहिए रिएक्शन के मुताबिक 50 ग्राम से 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनना चाहिए, लेकिन नहीं बना। तो ये है आपके पास एक्चुअल यील्ड और वो है आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड। क्लियर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 14.52 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड, कैलकुलेटेड थ्योरेटिकल यील्ड परसेंट यील्ड। तो खैर इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब उम्मीद करते हैं आपको सवाल से तमाम बातें समझ में आ गई हो। तो प्रैक्टिकल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड का मसला ख़त्म हो गया हमारे पास। तो अब आज ज़रा देखते हैं ऐसा क्यों होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल यील्ड में हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कम क्यों आ रही होती है थ्योरेटिकल यील्ड के मुकाबले में। ठीक है, तो कुछ बातें लिखी हुई आप इसको ज़रूर पढ़िएगा अपनी किताब में, क्योंकि अगर आपने आगे बढ़ना है और कुछ करना है तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। किताब का मुताला ज़रूर करें, नोट्स वोट्स की टेंशन को साइड में रखें। ठीक है, तो आ जाए देखें, द डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड इज ड्यू टू, इस वजह से होता है। तो पहला पॉइंट है आइदर सम ऑफ द रिएक्टेंट में नॉट रिएक्ट। तो हो सकता है कि कुछ रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन में हिस्सा ना लें, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ऐसी पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो हो सकता है बेटा रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन में हिस्सा ना ले। दूसरी क्या है बेटा, रिएक्टेंट में फॉर्म एनी साइड प्रोडक्ट। हो सकता है कि रिएक्टेंट क्या बेटा साइड प्रोडक्ट बना ले। साइड प्रोडक्ट यानी कि हमें पता है कि ये बनेगा लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं बनी, साइड से कुछ और प्रोडक्ट बन गया। तो क्या हो गया बेटा, आपके पास जो एक्चुअल यील्ड है वो कम आएगा थ्योरेटिकल यील्ड से। ठीक है, दो रीज़न आपको समझ में आ गई। तीसरी रीज़न आपके पास मौजूद है, देयर में अकर रिवर्सिबल रिएक्शन। तो हो सकता है वहाँ पे कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाए। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तभी आगे पास क्या होगा बेटा, प्रैक्टिकल यील्ड में कमी आएगी। और चौथी रीज़न है हमारे पास, देयर में लॉस सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो हो सकता है कि वहाँ पे हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ज़ाया हो जाए, काम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कोई चीज़ तीनों में से कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तीनों में से कोई चीज़ असरअंदाज नहीं हुई हमारे रिएक्शन में, लेकिन चौथी चीज़ असरअंदाज हो गई। क्या हुआ बेटा, देयर में लॉस सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। उसमें क्या हुआ, कुछ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ज़ाया हो गया। हम बना रहे थे कुछ प्रोडक्ट, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या हो गया बेटा, ज़ाया हो गया ड्यू टू फिजिकल प्रोसेस लाइक डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड वॉशिंग। तो जब कोई प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस करते हैं, कोई प्रिपरेशन करते हैं, तो ये फिजिकल प्रोसेस क्या है बेटा इस्तेमाल होती है। तो हो सकता है इसकी वजह से हमारा क्या हो बेटा, प्रोडक्ट ज़ाया हो जाए। ठीक है, तो इसके अलावा और भी वजूहत हो सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बातें समझ में आ गई होगी आपको। तो
तो अब आ जाए परसेंटेज देख लेते हैं, परसेंटेज क्या है। तो परसेंटेज ईल्ड मालूम करना कोई मुश्किल काम नहीं, उसके लिए आपने दोनों चीज़ को इस्तेमाल करना है, एक थ्योरेटिकल ईल्ड और और एक्चुअल ईल्ड को, ठीक है। जब आपने क्लास मैट्रिक के परसेंटेज कैलकुलेट करते थे, कैसे करते थे बेटा, ऊपर आता था आपका मार्क्स ऑफ 10, ठीक है, नीचे आता था तो आपका असल मार्क टोटल मार्क्स, ठीक है, मार्क ऑफ 10 डिवाइड टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। तो मार्क्स ऑफ 10 क्या हुआ बेटा, आपके प्रैक्टिकल ईल्ड हुआ, ठीक है, और आपके पास जो टोटल मार्क्स है वो क्या हो गया आपके पास, वो आपके पास हो गया बेटा थ्योरेटिकल ईल्ड, ठीक है। बात समझ में आ रही है, मार्क्स ऑफ 10 क्या हो गया बेटा प्रैक्टिकल ईल्ड, और टोटल मार्क्स क्या हो गया बेटा आपके पास थ्योरेटिकल ईल्ड, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको परसेंटेज ईल्ड पता चल जाएगा। तो आइए देखिएगा ज़रा किस तरीके से निकालते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ ले। द एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल प्रोसेस इज जज बाय कैलकुलेटिंग दी रेशियो ऑफ प्रैक्टिकल ईल्ड। तो किसी केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी को किस तरीके से जज करेंगे, तो जितना ज़्यादा परसेंटेज ईल्ड आएगा हमारे पास, ठीक है, तो रिएक्शन उतना बेहतरीन, उतना अच्छा हुआ है, ठीक है। जितना ज़्यादा क्या आएगा हमारे पास परसेंटेज ईल्ड आएगा, तो यानी रिएक्शन की एफिशिएंसी क्या होगी बेटा आपके पास, ज़्यादा होगी। तो द एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल प्रोसेस जज बाय कैलकुलेटिंग द रेशियो ऑफ प्रैक्टिकल ईल्ड टू थ्योरेटिकल ईल्ड। तो अब आ जाए देखें, तो यहाँ पे क्या लिखना है बेटा, परसेंटेज ईल्ड, थोड़ा मैं लिखता हूँ बड़ा डिफरेंट, ठीक है। क्या है बेटा, परसेंटेज ईल्ड इज इक्वल टू द रेशियो टू प्रैक्टिकल ईल्ड, ठीक है। प्रैक्टिकल ईल्ड जैसे कि मैंने आपको बराबर में भी ऐसे ही बताया, देखिए प्रैक्टिकल ईल्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल ईल्ड। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, हो सकता है क्योंकि मुश्किलात आती हैं तो आप अपने क्लास मैट्रिक को जो किस तरीके कैलकुलेट करते हैं उस फॉर्मूले से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और इसको आपने क्या कर देना बेटा, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, और 100 के साथ परसेंट मौजूद होगा। तो ये जब भी आपने मालूम करना है, सबसे पहले आपका थ्योरेटिकल ईल्ड और एक्चुअल ईल्ड का पता होना चाहिए। तो इस तरीके से ये तमाम बातें आपको क्लियर है, समझ में आ गई होगी। तो किसी रिएक्शन का हो सकता है भाई प्रैक्टिकल एक्चुअल परसेंटेज ईल्ड है 45%, कोई और शख्स करे वही रिएक्शन और प्रैक्टिकल है 59%, तो बताएं कौन सी किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, इस शख्स की एफिशिएंसी ज़्यादा है या इस शख्स की, तो एफिशिएंसी इस शख्स की ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज ईल्ड इसका अच्छा आ रहा है इसके मुकाबले में, ठीक है। तो उम्मीद करने के बाद समझ में आ गई, तो बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो इफ़ ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, तो हम हमारे पास क्या है बेटा, आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आपको दिया हुआ है और वो रिएक्ट करेगा विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl वाफर मकदार में मौजूद है, ठीक है, क्योंकि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कमी हो गई तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, तभी आपको यहाँ पे क्या लिखा बेटा, एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब क्या बेटा, 14.52 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज लिबरेटेड। तो कितना गैस प्रोड्यूस हुआ आपके पास, 14.52 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना। और मालूम क्या करना है बेटा, कैलकुलेट द थ्योरेटिकल ईल्ड और परसेंटेज ईल्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं किस तरीके से हमें इसका मालूम करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा परसेंटेज ईल्ड मालूम करना है। तो परसेंटेज ईल्ड मालूम करने के लिए मैंने बताया आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो थ्योरेटिकल ईल्ड और एक एक्चुअल ईल्ड। तो थ्योरेटिकल ईल्ड हमें तो मालूम करना पड़ेगा और एक्चुअल ईल्ड हमें सवाल में ही दे दिया गया, अगर आप ढूंढें तो ये बातें आपको मिल जाए। तो एक्चुअल ईल्ड आपको दिया गया है क्या, 14.52 ग्राम, ठीक है। तो एक्चुअल ईल्ड आपने कोई सॉल्व नहीं करना, सिर्फ थ्योरेटिकल ईल्ड सॉल्व करना है। तो आ जाएँ सॉल्व करते हैं। तो डेटा बनाएं, ठीक है। तो डेटा बनाएंगे तो हमारे पास क्या मौजूद बेटा, आप देख लें यहाँ पे। तो आपने मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिया गया है, ठीक है, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो दिया गया बेटा 50 ग्राम, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो आपके पास जो एक्चुअल ईल्ड आया क्या है बेटा, एक्चुअल ईल्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है बेटा, 14.52 ग्राम, ठीक है। मालूम क्या करना है बेटा, थ्योरेटिकल ईल्ड मालूम करना है, ठीक है। तो थ्योरेटिकल ईल्ड हमें मालूम करना है, और क्या मालूम करना है बेटा, परसेंटेज ईल्ड मालूम करना है, ठीक है, परसेंट ईल्ड, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी राइटिंग मैंने डिफरेंट बनाई है ताकि वक्त नहीं है हमारे पास। तो इतने मामला क्लियर है। तो जब हम स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर आपने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने बेटा, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं। तो हमें जो रिएक्शन करने के लिए जो आपको दिया गया बेटा कैल्शियम कार्बोनेट वो दिया गया 50 ग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर लेते हैं। तो लिखें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मूला क्या बेटा, ऊपर आएगा मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, गलती से मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के जो आपको मोल्स दिए गए ऊपर आपने लिखना है मैस दिया गया आपको 50 ग्राम,
ठीक है, और उसका मोलर मास होता है बेटा 100 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। ठीक है, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास आएगा टोटल 0 से ये 0 गया और ये आपके पास आ जाएगा बेटा 0.5 ग्राम 0.5 मोल आ जाएगा। क्या आएगा बेटा? अगर 0.5 मोल। तो इस तरीके से क्या बेटा, हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मालूम कर लिया। ठीक है, एक मोल में जो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो होता है 100 ग्राम। तो क्या है बेटा, 0.5 मोल में कितना होता है बेटा? 50 ग्राम होता है। ठीक है, तो 50 ग्राम के हमने जो मोल मालूम की वो क्या है बेटा? हाफ आया हमारे पास। 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आपको दिया गया है रिएक्शन के लिए। ठीक है, वैसे एक्चुअल यील्ड आपको पता है हम क्या मालूम करने जा रहे हैं बेटा? थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करने जा रहे हैं। तो थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करना है 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो आ जाए देखते हैं। तो 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का हमें मोल पता चल गया है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं इसके बेटा थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करने की तरफ। ठीक है, तो बैलेंस इक्वेशन को इस्तेमाल करना है हमें। 50 ग्राम का हमें क्या मालूम करना है बेटा? थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करना है, और 50 ग्राम का एक्चुअल यील्ड हमें पता है वो है 14.52 ग्राम। मैं इससे पहले आपको बता दूंगा बेटा 50 ग्राम का आपके पास क्या आएगा एक्चुअल यील्ड, वो प्रैक्टिकल जो आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड है वो आना चाहिए 22 ग्राम। तो वो आएगा हमारे पास, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 100 ग्राम आपको 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दे रहा है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इसका हाफ देगा, वो होगा 22 ग्राम। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा। अब इसके मोल रेशियोज को देख लें बेटा कि 1 मोल आपके पास जो मौजूद है 1 मोल CaCO3 गिव्स। ठीक है, 1 मोल CaCO3 गिव्स कितना देता है बेटा? 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और आपको दिया गया बेटा कितने मोल कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया बेटा? 0.5 मोल। 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब होता है 0.5 मोल। तो हम तमाम सवाल को मोल से करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? 0.5 मोल। 0.5 1 से मल्टीप्लाई हो 0.5 आ जाएगा। तो 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स। ठीक है, तो आपने क्या करना बेटा? 0.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। ठीक है, और इस तरीके से आपको कार्बन डाइऑक्साइड का जो आपके पास जो भी है मोल पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो 1 जो है वो 0.5 से मल्टीप्लाई होगा, तो वो आपके पास आएगा बेटा 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है हमारे पास, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल हमारे पास आएंगे? 0.5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से। तो देखिए 0.5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट हमें दे रहा है 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हम 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से इसका मास मालूम कर सकते हैं? तो जी हाँ, मालूम कर सकते हैं। फॉर्मूला आपने लगाना है क्या? तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपने मालूम करना है तो मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मास कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस वर्डिंग को आपने किताब में देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम मालूम करने जा रहे हैं क्या बेटा? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो मैं इसको अलग कलर से लिखा हूँ ताकि आप इसको पहचान सके। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालूम करने के लिए आपने क्या करना है बेटा? मोल्स को मल्टीप्लाई करना है मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से। तो आज हम इसको मल्टीप्लाई कर, तो मोल्स हमें दिएगा बेटा 0.5। ठीक है, 0.5 मोल मल्टीप्लाई कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है बेटा 44 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। ठीक है बेटा, मोलर मास को कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। तो ये मोल से यूनिट मोल कैंसिल हो जाएगा, मोल इनवर्स। तो 0.5 जब मल्टीप्लाई होगा 44 से तो आपके पास आएगा 22 ग्राम। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता चल गया, जो 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से जो रिलीज होगा। तो ये जो आपके पास 22 ग्राम आया है ये आपके पास क्या है बेटा? थ्योरेटिकल यील्ड है। क्या है? थ्योरेटिकल यील्ड। अगर आपको 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है तो उसके नतीजे में 22 ग्राम आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो ये क्या है बेटा? आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, तो थ्योरेटिकल यील्ड हमने मालूम कर लिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें दिया बेटा एक्चुअल यील्ड हमें दे दिया गया है। तो अब इसको इस्तेमाल करेंगे बेटा परसेंट के फॉर्मूले में। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाय, ठीक है, 50 ग्राम ऑफ CaCO3 इज 22 ग्राम। ठीक है, और इज कॉल्ड
थ्योरेटिकल ईल्ड। तो आप इसको क्या कर सकते हैं बेटा, इस 22 ग्राम मास को क्या कर सकते हैं बेटा, थ्योरेटिकल ईल्ड कहेंगे। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो अब क्या करना है बेटा, परसेंटेज ईल्ड मालूम करना है। तो आप यहाँ हेडिंग लगा दें, क्या लगा दें, परसेंटेज ईल्ड मालूम करने जा रहे हैं हम। तो परसेंट ईल्ड, ठीक है, आप हेडिंग लगाए काम करा करें। तो परसेंट ईल्ड यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, परसेंट ईल्ड पी वाई का मतलब, ठीक है। तो परसेंट ईल्ड मालूम करने जा रहे हैं। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या था बेटा, फॉर्मूला हमारे पास मौजूद था। तो यहाँ पे जगह कम है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, ठीक है। तो देखें यहाँ पूरा लिखता हूँ मैं, परसेंट ईल्ड हमारे पास बराबर है, ऊपर आएगा बेटा आपके पास क्या, एक्चुअल ईल्ड या प्रैक्टिकल ईल्ड, दोनों में से आप कुछ भी लिख दें, ठीक है। एक्चुअल ईल्ड डिवाइडेड बाय नीचे आएगा आपके पास थ्योरेटिकल ईल्ड, ठीक है। तो थ्योरेटिकल ईल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंट मालूम करेंगे तो 100 के साथ आपने परसेंट लगा देना, ठीक है। तो एक्चुअल ईल्ड हमारे पास क्या मौजूद है, वो मौजूद है बेटा 14.52 ग्राम, ठीक है। तो बल्कि आप ग्राम लगाएं ना, यूनिट दोनों सेम होने चाहिए, ऊपर भी ग्राम होना चाहिए, नीचे भी आपके पास ग्राम होना चाहिए, ठीक है। और थ्योरेटिकल ईल्ड के आपके पास 22 ग्राम, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर देना 100% से, ठीक है। तो जब आप तीनों वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, तीनों वैल्यूज़ को क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी बेटा 66%, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है बेटा, परसेंट ईल्ड पता चल गया, ठीक है। तो अभी मैं इस आंसर जो आया मैं ये आपको समझा देता हूँ क्या इसका मतलब है, ठीक है। तो देखिए रिएक्शन जो है हमें पता था 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से जो प्रोडक्ट आएगा वो 22 ग्राम आएगा, ठीक है, थ्योरेटिकल ईल्ड। लेकिन जब परफॉर्मेंस की गई तो एक्चुअल ईल्ड आया 14.52 ग्राम। तो हमने परसेंट मालूम किया, ठीक है, कि किसने परसेंट एफिशिएंसी रही हमारे परफॉर्मेंस की। तो जो हमारे परफॉर्मेंस की जो एक्सपेरिमेंट की जो एफिशिएंसी रही वो रही 66%। तो हासिल होना चाहिए था 22 ग्राम, लेकिन हुआ नहीं, लेकिन हुआ 14.52 ग्राम। तो इससे हमने क्या मालूम कर लिया बेटा, परसेंट ईल्ड मालूम कर लिया, ठीक है। तो हो सकता है फिर दोबारा कोई और शख्स एक्सपेरिमेंट करे, उसकी परसेंटेज ईल्ड कम आए, ठीक है। हो सकता है एक और स्टूडेंट परफॉर्मेंस करे और उसकी परसेंटेज ईल्ड 90% आ जाए। तो इसमें तमाम पॉसिबिलिटीज़ मौजूद है। तो यहाँ पे डिपेंड क्या करेगा बेटा, वो 4 चीज़ें करेंगे, प्रॉपर हैंडलिंग करेगा कि कोई हमारे पास प्रोडक्ट ज़ाया ना हो जाए, रिएक्शन रिवर्सेबल ना हो, ठीक है, कोई साइड रिएक्शन ना हो, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से जो एग्जाम्पल के सवाल थे इसको हमने सॉल्व कर लिया है। तो अब बढ़ते हैं एक सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की तरफ। तो ये क्वेश्चन हमारे पास सेल्फ असेसमेंट का है। तो आपने वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले खुद ट्राई करना है, नहीं आए तो फिर देखना है, ठीक है। अगर हल हो जाए तो आंसर को आपने मैच कर लेना है, ठीक है। तो ऐसा ना करें, पहले आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो अगर आप नहीं सॉल्व कर पाएँ तो आगे देखते हैं। तो अंडर हाई प्रेशर मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ठीक है। कभी ना कभी आपने क्लास 9 में आयनिक बॉन्ड में ये मिसाल देखी होगी, एग्जाम्पल देखी होगी, ठीक है, जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो अंडर हाई प्रेशर मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के बेटा एक मेटल है, रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ अंडर हाई प्रेशर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैंने बताया इक्वेशन आपको बैलेंस भी करनी है। तो इक्वेशन यहाँ पे देखें बैलेंस है कि नहीं है, तो इक्वेशन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो एटम है तो यहाँ 1 है। तो इसको किस तरीके से बैलेंस करेंगे बेटा, तो आपने यहाँ 2 लगाना है। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, Mg बढ़ गया, तो इधर भी 2 लगा देना, Mg बैलेंस। तो बैलेंस इक्वेशन करना आपको आना चाहिए। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है हमारे पास रिएक्टेंट से, जिससे मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। अब आपने करना क्या है बेटा, इफ़ 4 ग्राम ऑफ Mg रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। अब रिएक्शन जो हमें करना है किससे करना है बेटा, 4 ग्राम ऑफ Mg से करना है, मैग्नीशियम से करना है विथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। और उससे जो प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास वो हो रहा है 4.24 ग्राम ऑफ MgO, ठीक है। तो इतने ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये हमारे पास है बेटा एक्चुअल ईल्ड, क्या है बेटा, एक्चुअल ईल्ड, ठीक है। और कैलकुलेट दी परसेंट ईल्ड मालूम करना है। तो हमें परसेंट ईल्ड मालूम करना है, और परसेंट ईल्ड मालूम करने के लिए हमें थ्योरेटिकल ईल्ड और एक्चुअल ईल्ड पता होना चाहिए। तो ये जो आपके पास ईल्ड मौजूद है ये बेटा एक्चुअल ईल्ड या प्रैक्टिकल ईल्ड। तो थ्योरेटिकल ईल्ड हमें मालूम करना है, जैसे पिछले सवाल में कहते हैं। तो पिछले सवाल में आपको लिखा हुआ था कैलकुलेट अ परसेंट थ्योरेटिकल ईल्ड एंड परसेंट ईल्ड। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल ईल्ड मालूम करने का तो नहीं कहा गया, लेकिन यहाँ पे तो ये भी नहीं बता, ये तो आपको थ्योरेटिकल ईल्ड तो बताया ही नहीं गया। तो थ्योरेटिकल ईल्ड आपने मालूम करना पड़ेगा, चाहे आपसे कहा जाए या नहीं कहा जाए, क्योंकि परसेंट ईल्ड मालूम करने के लिए हमें थ्योरेटिकल ईल्ड और एक्चुअल ईल्ड का पता होना बेहद ज़रूरी है। तो आज इस सवाल को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सवाल हमारे पास सॉल्व होगा, ठीक है। डेटा बना लें, और आपको क्या दिया बेटा, 4 ग्राम ऑफ मैस ऑफ
मैस ऑफ Mg आपको दिया गया है 4 ग्राम, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके पास एक्चुअल यील्ड है, क्या है बेटा, एक्चुअल यील्ड। तो एक्चुअल यील्ड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड वो है आपके पास 4.24 ग्राम, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है बेटा, लिखा हुआ परसेंट यील्ड करना है तो सिर्फ परसेंट यील्ड लिख दें आप, ठीक है। लेकिन परसेंट यील्ड मालूम करने के लिए हमें थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करना पड़ेगा। तो आज सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो किस तरीके से, को मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले आपने नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं रिएक्टेंट में। तो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ़ मोल्स किसके फाइंड करने बेटा, मैग्नीशियम के फाइंड करने हैं, ठीक है। तो आज हम मालूम करते हैं बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। क्या फॉर्मूला है जानते हैं आप, मैस डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। क्योंकि ये एक एटम है तो मोलर मैस भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये लिखे भी ना काम आपको चल जाएगा, लेकिन पेपर में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मैस क्या दिया गया बेटा, आपको 4 ग्राम दिया हुआ मैग्नीशियम का, ठीक है। आपको पेपर है मैग्नीशियम का, आपको फॉर्मूला ग्राम मोलर मैस भी, आपको मोलर मैस भी दिया होगा, ग्राम एटॉमिक मास भी दिया होगा, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो क्या दिया होगा बेटा, मोलर मास आपको मैग्नीशियम का वो दिया गया होगा बेटा 24 ग्राम इनटू मोल इनवर्स, ये इसके यूनिट के साथ, ठीक है। तो जब 4 डिवाइडेड बाय 24 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको देख लेते हैं। तो जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, तो पहले देख लीजिए बेटा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा और आपके पास जो वैल्यू आई है वो आई है 0.166, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, आपके पास मोल होगी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम आपको दिए गए हैं वो है 0.166 मोल, क्लियर है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमें क्या पता चल गया बेटा, मैग्नीशियम पता चल गया। अब आ जाए मोल रेशियोज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास क्या है बेटा, 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैं लिखने जा रहा हूँ बेटा 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम गिव्स, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। और आपको रिएक्शन करने के लिए, ठीक है, कितना दिया गया था बेटा, 4 ग्राम दिया गया था और उसमें से प्रोड्यूस इतना हुआ था। तो हम ये तो हमें एक्चुअल यील्ड पता है, हमें थ्योरेटिकल मालूम करना है। तो थ्योरेटिकल के भी बेटा यही ग्राम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, आप यूनिटरी मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे 2 को ख़त्म करना है, पहले यूनिट का मालूम करना है, यूनिट मोल का मालूम करना है। तो यहाँ यूनिट मोल का मालूम करना है, 2 कहाँ जाएगा बेटा, इसके डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो आज पहले मालूम करते हैं 1 मोल का, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम गिव्स, ठीक है। तो 1 मोल मैग्नीशियम कितना आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा, तो ये 2 क्या है बेटा, ये पहले से मौजूद है, ये 2 वहाँ से आ गया नीचे, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे और 2 से 2 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा 1। तो क्या है बेटा आपके पास मौजूद, तो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम आपको देगा क्या, कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड, 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम गिव्स 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमें मालूम कितने मोल का करना है, तो हमें मालूम करना है 0.166 मोल का, ठीक है। तो क्या करना है बेटा, आपने यहाँ पे 0.166 मोल लिखना है, ठीक है, ऑफ Mg गिव्स। तो कितना देगा बेटा, आपने 0.166 को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, 1 से, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप मैं अभी आगे लिखता हूँ। तो सोचिए ये जो इसकी नीचे लाइन है वो यहाँ पे लिखी जा रही है। तो क्या होगा बेटा, आपके पास जो मल्टीप्लाई होगा और जो वैल्यू आएगी वो आपने इसी तरीके से लिखनी है 0.16। बेटा इसको बहुत शॉर्ट भी किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन आपने पूरे स्टेप फॉलो करने हैं। 0.166 मोल ऑफ Mg प्रोड्यूस, ठीक है, 0.166 मोल MgO, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है। तो अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हमें मोल पता चल गया, किसका मोल पता चल गया बेटा, MgO का पता चल गया है कि 4 ग्राम से इतने मोल MgO प्रोड्यूस होगा हमारे पास, ठीक है, क्लियर है। तो क्योंकि 4 ग्राम का हमने पहले कन्वर्ट किया मोल में और मोल से कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो अब क्या बेटा, इस मोल से मैस मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या मालूम करेंगे बेटा, मैस ऑफ MgO मालूम करेंगे। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मैस ऑफ MgO मालूम करना है, कैसे मालूम करते बेटा, आप जानते हैं, फॉर कैलकुलेटिंग द मैस ऑफ MgO मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स विद द मोलर मास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बेटा, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई होगा
मोलर मैस ऑफ MgO से, ठीक है। तो मोल्स कितने आपको दिए गए हैं बेटा, 0.166 मोल मल्टीप्लाई, और मोलर मास होता है MgO का, मैग्नीशियम का मोलर मास 24, ऑक्सीजन का आपके पास होगा बेटा 16, तो ये क्या होगा बेटा 4 6 10 हासिल गया 1, ये होगा बेटा 40। तो क्या है बेटा, तो इसका मोलर मास होता है 40 ग्राम इंटू मोल इनवर्स, ठीक है, क्लियर। तो मोल से मोल इनवर्स कट जाएगा और आपके पास बचेगा 0.166 को मल्टीप्लाई करना है 40 से, तो उसको मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आती है हमारे पास वो आती है 6.64 ग्राम, ठीक है। तो मैस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड आपके पास मौजूद है 6.64 ग्राम। तो अब मालूम करेंगे बेटा परसेंट यील्ड, ठीक है। तो परसेंट यील्ड है मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, तो यहाँ आपने लिखना है क्या बेटा, यहाँ पे आपने लिखना है एक्चुअल यील्ड, ठीक है, AY लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और नीचे आपने लिखना है क्या बेटा थ्योरेटिकल यील्ड, और मल्टीप्लाई बाय 100% आप पूरा लिखिएगा, ठीक है। तो एक्चुअल यील्ड हमारे पास आएगा बेटा, क्या आएगा बेटा 4.24 ग्राम डिवाइडेड बाय 6.64 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। तो इसको मैं अभी सॉल्व करता हूँ तो आपको बताता हूँ आंसर क्या आता है, 4.24 डिवाइडेड बाय 6.64 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने से और डिवाइड करने से हमें वैल्यू आती है वो आती है 63.85%। तो यहाँ पे जो हमारे पास परसेंट यील्ड आई है, क्या आई बेटा परसेंट यील्ड, ठीक है, तो वो आई हमारे पास 63.85%, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, ज़रा देख लें एक बार और सवाल को समझ लें। तो 4 ग्राम मैग्नीशियम से जो हमारे पास जो MgO प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, परफॉर्मेंस में एक्सपेरिमेंट करने में, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करने में वो प्रोड्यूस हुआ 4.24 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये तो हमें पता है। ये एक्चुअल यील्ड है जैसा कि हमने डेटा में लिखा। तो हमें मालूम करना है थ्योरेटिकल यील्ड, तो सारा काम हमने यहाँ तक किया थ्योरेटिकल यील्ड के लिए। तो थ्योरेटिकल यील्ड हमने मालूम कर ली, ठीक है, कि अगर रिएक्शन के मुताबिक अगर 4 ग्राम मैग्नीशियम आपको दिया गया है तो इतने ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ठीक है। ये क्या है आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड है, तो आप नीचे लिख लीजिएगा। तो ये क्या है बेटा थ्योरेटिकल यील्ड है, ठीक है। तो अब क्या है बेटा, तो परसेंट मालूम करने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो परसेंट आप जानते हैं, ऊपर क्या लिखेंगे एक्चुअल यील्ड, नीचे लिखेंगे थ्योरेटिकल यील्ड और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो इससे क्या होगा बेटा, ये सवाल आपके पास सॉल्व हो जाएगा। और परसेंट यील्ड आपके पास आ रही है 63.85। तो मतलब आपने ज़्यादा एफिशिएंसी से काम नहीं किया, आपके 90+ कम से कम तो आनी चाहिए, ठीक है। जो एफिशिएंसी होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए बेटा, 90+ होनी चाहिए, 100+ 100 एफिशिएंसी कभी भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी क्या है बेटा, बहुत कम है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस टॉपिक के तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो तब तक के लिए ज़्यादा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।